लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एनिमल टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू पार्ट स्टार्ट कर दिया था एंड दैट वाज पार्ट 17.1। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि कनेक्टिव टिश्यू बहुत बड़ा है, इसलिए हम कनेक्टिव टिश्यू को आज इस 17.2 पार्ट में पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो था उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स थे, सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स। और सेल्स 7 प्रकार की थी। 7 में से मैं आपको 3 प्रकार की सेल्स पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा चुका हूं। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, इफ यू आर रिमेंबरिंग, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स और एडिपो सेल्स, ये 4 पढ़ा दिए। अब जो बाकी के 3 सेल्स है, मीसेनकाइमल सेल्स, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स अभी अपने पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मीसेनकाइमल सेल्स, ये योजी उत्तक की पूर्णतया अविभेदित कोशिकाएं हैं। आप जानते हो अविभेदित कोशिकाएं क्या होती है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, मींस दे कैन डिवाइड एंड कैन फॉर्म एनी सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ये योजी उत्तक की पूर्णतया अविभेदित कोशिकाएं हैं जो किसी भी अन्य कोशिका में रूपांतरित हो सकती है। किसी भी अन्य कोशिका में मतलब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की जो 7 तरीके की सेल्स है उनमें से किसी भी प्रकार की सेल्स में रूपांतरित हो सकती है और इनको हम प्लूरोपोटेंट सेल्स कहते हैं। ये जैसे हाइड्रा वगैरह के अंदर जैसे टोटीपोटेंट सेल्स मिलती है ना, पूर्ण शक्त कोशिका, उसके समान होती है। टोटीपोटेंट नहीं है, टोटीपोटेंट के समान है, तो इन्हें प्लूरोपोटेंट सेल्स कहते हैं। योजी उत्तक की अन्य कोशिकाओं का निर्माण करना, जैसे कि आपने देखा है कि ये किसी भी कोशिका का निर्माण कर सकती है, इसलिए ये योजी उत्तक की अन्य कोशिकाओं का क्या कर सकती है? निर्माण कर सकती है, क्योंकि ये अविभेदित होती है। अब दूसरे तरीके के सेल्स मैक्रोफेजेस। आप एक चीज देख रहे होंगे, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि एनिमल टिश्यू को बहुत ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को। क्यों? क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है। मैक्रोफेजेस अपने जब WBC वगैरह जब पढ़ाते हैं तब आपने ये नाम सुने होंगे। मैक्रोफेजेस क्या है? ये दूसरी सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाली कोशिका है। न केवल सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका, ये दूसरी सबसे बड़ी कोशिका है। तो ये सबसे बड़ी कोशिका है और सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिका है। दूसरी सबसे बड़ी है ना, पहली नहीं। पहली तो कौन थी? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स थी। तो ये दूसरी सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिका और दूसरी सबसे बड़ी कोशिका है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिका कौन थी? फाइब्रोब्लास्ट सेल। सबसे बड़ी कोशिका कौन थी? फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये दूसरी सबसे अधिक संख्या में और दूसरी सबसे बड़ी ये कोशिका है। कोशिका द्रव्य की मात्रा यहां पर बहुत अधिक होती है। मैक्रोफेजेस के अंदर कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक होती है और इन सेल्स का, मैक्रोफेजेस सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो अकणकीय होता है, एग्रेन्युलर होता है। लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में इनके साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम उपस्थित होने के कारण इनका साइटोप्लाज्म कैसा दिखाई देता है? ग्रेन्युलर दिखाई देता है। साइटोप्लाज्म कैसा है? एग्रेन्युलर है, लेकिन लाइसोसोम की उपस्थिति के कारण, लाइसोसोम बहुत ज्यादा उपस्थित होते हैं, इस कारण साइटोप्लाज्म अकणकीय होते हुए भी कणकीय या ग्रेन्युलर दिखाई देता है। इज इट क्लियर? अच्छा, आप लोगों ने यह सुना होगा कि जो मैक्रोफेजेस कोशिकाएं हैं ये स्वभाव में कैसी है? भक्षकाणु है। भक्षकाणु मतलब समझते ना, किसी चीज का भक्षण कर लेना। ये भक्षण द्वारा बैक्टीरिया और वायरस को क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है। मैक्रोफेजेस का शरीर में काम क्या होता है? दे डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड द वायरसेस बाय इनगल्फिंग, राइट, या उनको भक्षण कर देना, राइट। इनका बैक्टीरिया और वायरस का इनका भक्षण कर देती है। और याद रखना, मैक्रोफेजेस, मैक्रो मतलब क्या होता है? बड़ा। तो ये बनती कैसे है? तो याद रखना, एक विशेष प्रकार की WBC होती है। मैं जब WBC पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। एक विशेष प्रकार की WBC होती है जिसका भी नाम है मोनोसाइट। तो मोनोसाइट कोशिकाएं जब फ्यूज हो जाती है, मोनोसाइट कोशिकाएं जब फ्यूज होती है तो किसका निर्माण होता है? मैक्रोफेजेस का निर्माण होता है। क्लियर? और ये जो योजी उत्तक की जो मैक्रोफेजेस नामक कोशिकाएं है ना, इनको एक नाम दिया गया सफाई कोशिका। इसको इंग्लिश में कहूं तो और ज्यादा समझ में आएगा, स्कैवेंजर सेल्स है। क्यों? क्योंकि ये भक्षण के द्वारा शरीर के अंदर जो मृत कोशिकाएं हैं और उनके मलबे को नष्ट करने का काम जो है वो कौन करती है? ये कोशिकाएं करती है। इसीलिए तो ये योजी उत्तक की क्या करती है? सफाई करती है, इसलिए इनको सफाई कोशिका कहा है। वापिस से बोल रहा हूं, योजी उत्तक की सफाई कोशिका, स्कैवेंजर सेल है। क्यों? क्योंकि ये भक्षण के द्वारा मृत कोशिकाओं और उनके मलबे को नष्ट
कर योजी उत्तक की सफाई करने का क्या करती है, काम करती है। अब हमारे शरीर के अंदर अलग अलग भाग है, अलग अलग भागों के अंदर मैक्रोफेजेस अलग अलग स्थान पर है। जैसे मैक्रोफेजेस हम शरीर के अंदर कहाँ कहाँ पर पाई जाती है वो मैं बताता हूँ आपको। लिवर के अंदर, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जब लिवर पढ़ते हैं तो पढ़ाते हैं कि लिवर के अंदर एक विशेष प्रकार की भक्षकाणु कोशिकाएं होती है या मैक्रोफेजेस होती है, उनको कुप्फर सेल्स कहते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे लिवर के अंदर पाए जाने वाली मैक्रोफेज को क्या बोलते हैं, कुप्फर सेल्स। ब्लड के अंदर पाए जाने वाली मैक्रोफेज को क्या कहते हैं, मोनोसाइट। स्प्लिन, प्लीहा के अंदर पाए जाने वाली जो मैक्रोफेज है उसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलर सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपके फ्यूचर में। थाइमस ग्लैंड के अंदर पाई जाने वाली मैक्रोफेजेस को क्या कहते हैं, हेजल्स ग्रेन्यूल्स, या आप चाहो तो हेजल कार्पोसेल कह सकते हो। ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली जो मैक्रोफेजेस हैं वो माइक्रोग्लियल सेल्स होती है। और फेफड़ों के अंदर पाई जाने वाली जो मैक्रोफेजेस हैं वो क्या कहलाती है, डस्ट सेल्स कहलाती है। तो ये वाला जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्रोफेजेस कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, आपको आना चाहिए। और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की 7 सेल्स में से आखिरी प्रकार की जो सेल्स है वो पढ़ा रहा हूँ, और वो है लिम्फोसाइट्स। बहुत बहुत कॉमन सेल्स है, आप सब जानते हो, ये एक प्रकार की WBC है। इनका शेप कैसा होता है, अमीबॉइडल होता है, अमीबीय, निश्चित नहीं होता। प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा केंद्रक है। लिम्फोसाइट्स की कोशिका के अंदर क्या होता है, एक बड़ा केंद्रक जो कोशिका का अधिकांश भाग घेर लेता है। तो नेचुरली कि जब केंद्रक बड़ा है और कोशिका के अधिकांश भाग को घेर लेगा तो कोशिका द्रव्य पतली परत के रूप में परिधि के ऊपर पाया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि कोशिका द्रव्य मात्रा में क्या होगा, कम होगा। और लिम्फोसाइट्स वैसे तो अपने जब ब्लड पढ़ाते हैं तब तो डिटेल्स में पढ़ाएंगे ही, लेकिन अभी के लिए जितना जरूरी है उतना देख लो कि लिम्फोसाइट्स क्या बनाती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। आपने सुना होगा बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडीज का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये प्रतिरक्षों का निर्माण करती है। न केवल ये निर्माण करती है, उनका स्त्रवण भी करती है, सेक्रेशन भी करती है, और उनका ट्रांसपोर्ट भी करती है, परिवहन भी करती है। और ये जो लिम्फोसाइट्स है दे डिवाइड टू फॉर्म प्लाज्मा सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको प्लाज्मा सेल्स भी पढ़ाई थी, है ना। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जो प्लाज्मा सेल्स होती है उनके बारे में भी मैंने जानकारी दी थी। तो ये जो लिम्फोसाइट्स होती है वो डिवाइड करके और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की जो प्लाज्मा सेल्स है उनको भी क्या करती है, बनाती है। प्लाज्मा सेल्स याद है ना कैसी थी, कार्टव्हील लाइक सेल्स, यानी कि बैलगाड़ी के पहिए के समान जो सेल्स थी वो थी। तो ये तो हो गई भाई कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की सेल्स के बारे में, 7 सेल्स के बारे में जानकारी। अब मुझे 2 कंपोनेंट को आपको पढ़ाना है जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के 2 भाग अभी बचे हुए हैं, एक तो फाइबर्स और एक मैट्रिक्स, है ना। तो पहले अब उनको पढ़ते हैं अपने। देखिए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर हम लोग फाइबर्स पढ़ने जा रहे हैं। ये जो फाइबर्स से तंतु हैं वो कुल मिलाकर 3 प्रकार के होते हैं, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स। ठीक है, इनमें से 2 पॉपुलर फाइबर्स तो आपने सुने ही होंगे, कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स। ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ये व्हाइट फाइबर्स होते हैं, बेसिकली श्वेत तंतु होते हैं, ये रंग में श्वेत होते हैं और ये ब्राइट होते हैं, बहुत चमकीले होते हैं। और ये किसके बने होते हैं, जैसे कि नेम शो कर रहा है, कोलेजन फाइबर्स किसके बने होंगे, कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कोलेजन प्रोटीन के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि कोलेजन जो है वो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित प्रोटीन है। ये जो कोलेजन है वो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित क्या है, प्रोटीन है। और केवल कोलेजन तंतु संपूर्ण संयोजी ऊतक का 1/3 भाग बनाता है। क्या कहा मैंने, कोलेजन जो तंतु होते हैं वो शरीर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोलेजन तंतु संपूर्ण जो संयोजी ऊतक है अपने शरीर के अंदर जितना भी, उसका 1/3 भाग जो है वो कौन बना देता है, ये बना देता है कोलेजन प्रोटीन। क्लियर। ये तंतु कैसे होते हैं, ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं लहरदार होते हैं, वेवी होते हैं, अशाखित यानी कि अनब्रांच्ड होते हैं और काफी दृढ़ होते हैं। काफी कैसे होते हैं, दृढ़। और इनकी एक विशेषता है कि ये हमेशा सदैव समूह में पाए जाते हैं, बंडल में पाए जाते हैं। और ये जो कोलेजन फाइबर्स का जो समूह है, इस बंडल को हम क्या बोलते हैं, फैसिया, व्हाट वी कॉल फैसिया। और दूसरी चीज, इन्हें उबालने पर ये घुल जाते हैं। ये जो तंतु हैं यदि इनको उबाल दिया जाए तो ये घुल जाते हैं और घुलकर और किस में बदल जाते हैं, जिलेटिन के अंदर। ठीक है, शरीर के अंदर इनका पाचन कौन करता है, क्योंकि प्रोटीन है तो प्रोटीन पाचनकारी एंजाइम ही पाचन करेगा। तो जो पेप्सिन एंजाइम होता है, आमाशय के अंदर जो पेप्सिन होता है वो इनका क्या कर सकता है, पाचन कर सकता है। इनका पाचन कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम। और इन तंतुओं के समूह में प्रत्यास्थता नहीं होती,
इन तंतुओं के समूह में प्रत्यास्थता नहीं होती है, राइट। और यदि तंतुओं को अलग अलग कर दिया जाए तो भी उनमें बहुत अल्प प्रत्यास्थता, मतलब बहुत कम इलास्टिसिटी देखने को मिलती है। क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन। ये जो दूसरे तरीके के फाइबर्स है वो कौन से? येलो फाइबर्स। ये कैसे थे? व्हाइट फाइबर्स। अभी क्या है? येलो फाइबर्स। इनको हम बोलते हैं इलास्टिक फाइबर्स। तो येलो फाइबर्स को येलो क्यों कहा? बिकॉज दे आर येलो इन कलर। और इनका निर्माण, इलास्टिक फाइबर्स को इलास्टिक क्यों कहा? क्योंकि इनका निर्माण किससे होता है? इलास्टिन प्रोटीन से होता है। क्योंकि इनका निर्माण इलास्टिन प्रोटीन से होता है। ये तंतु कैसे होते हैं? शाखित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कैसा था तंतु? अशाखित। कोलेजन तंतु कैसा था? अशाखित। ये कैसा? शाखित होते हैं। ये सदैव एकल रूप में होते हैं। और वो कैसे थे? बंडल के अंदर। ये समूह में थे। ये कैसे? एकल रूप में। इनकी शाखाएं जाल बना, लेकिन हाँ, इनकी शाखाएं जरूर जाल बना देती है। इन तंतु तो एकल रूप में होता है, लेकिन उनकी शाखाएं क्या बना सकती है? जाल बना सकती है। ये सर्वाधिक प्रत्यास्थता पाई जाती है। देखो, अभी हमने कहा था कि यहां पर प्रत्यास्थता बहुत कम या नहीं पाई जाती है। ये क्या है? इनमें सर्वाधिक प्रत्यास्थता पाई जाती है। और ये उबलने पर घुलते नहीं है। जबकि हमने कहा था कि कोलेजन फाइबर उबलने पर घुल जाते हैं और जिलेटिन में बदल जाते हैं, लेकिन ये उबलने पर घुलते नहीं है। रसायनों के लिए बहुत प्रतिरोधक होते हैं। इनके ऊपर केमिकल्स वगैरह का असर नहीं होता है। और इनका जो पाचन है वो कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। क्योंकि प्रोटीन है तो पाचन कौन करेगा? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ही करेगा। तो इनका डाइजेशन कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। क्लियर। तो ये कौन से फाइबर्स हो गए? दैट इज येलो फाइबर्स या इलास्टिक फाइबर्स। अब जो थर्ड टाइप के हैं, जालिका तंतु, रेटिकुलर फाइबर्स। इनका निर्माण किससे होता है? जैसे कि नेम शो कर रहा है, रेटिकुलिन प्रोटीन से। इनका निर्माण किससे हो रहा है? रेटिकुलिन प्रोटीन से। इनको एड्जेरोफिल फाइबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एड्जेरोफिल फाइबर्स भी कहते हैं। क्योंकि इनका अभिरंजन जो होता है, वो किससे होता है? सिल्वर लवणों के द्वारा, सिल्वर सॉल्ट्स के द्वारा होता है। ठीक है। तो एड्जेरोफिल फाइबर्स भी इनको कहते हैं। ये अत्यधिक शाखित होते हैं। वैसे भी जालिका तंतु है तो नाम दर्शा रहा है, तो कैसे होते हैं? अत्यधिक शाखित होते हैं। और इनकी जो शाखाएं होती है वो बहुत डेंस क्या बनाती है? जाल बनाती है। इनकी जो शाखाएं, इन तंतुओं की जो शाखाएं होती है वो क्या बनाती है? सदैव क्या बनाती है? जाल बनाती है। ये तंतु अत्यधिक कोमल होते हैं, बहुत बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं और जल्दी टूट भी जाते हैं ये, राइट। इनमें प्रत्यास्थता पूर्णतया अनुपस्थित, जल्दी टूट जाते हैं और इनके अंदर प्रत्यास्थता पूर्णतया क्या होती है? अनुपस्थित। ये मुख्यतः लसिकांगों में पाए जाते हैं। लसिकांग समझते हो ना? लिम्फ ऑर्गन्स। जैसे कि कहां कहां पर पाए जाएंगे? स्प्लीन के अंदर और लिम्फ नोड्स वगैरह के अंदर ये पाए जाते हैं। क्लियर। तो ये तो हो गए दूसरा कंपोनेंट। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के 3 भागों में से सेल्स हम पढ़ चुके, अभी फाइबर्स पढ़ा। अभी थर्ड भाग जो है वो क्या? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स वो भाग है जिसमें सेल्स और फाइबर्स दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। यूजी तक की मैट्रिक्स किसकी बनी हुई है? म्यूकोपॉलीसेक्राइड की बनी है। किसकी बनी है? म्यूकोपॉलीसेक्राइड की। और म्यूकोपॉलीसेक्राइड क्या है? मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड है। म्यूकोपॉलीसेक्राइड क्या है? मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड है, जो हाइलुरोनिक, जो किसका बना हुआ है? हाइलुरोनिक एसिड के रूप में पाई जाती है। वापस से बोल रहा हूँ, यूजी की मैट्रिक्स म्यूकोपॉलीसेक्राइड की बनी है, जो कि एक मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड है, जो कि हाइलुरोनिक एसिड के रूप में क्या होती है? हाइलुरोनिक एसिड के रूप में पाई जाती है। तो ये तो हुआ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर के कंपोनेंट। ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर है उसके भी टाइप्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के भी क्या है? टाइप्स है। तो अब अपने उन टाइप्स की जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए, तो वो टाइप्स पढ़ते हैं पहले अपने। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स देखो। कनेक्टिव टिश्यू को 3 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अब ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है या जो ढीला संयोजी ऊतक है, उसके अंदर हमेशा ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स ज्यादा है और फाइबर्स कम है। क्या कम है? मैट्रिक्स ज्यादा है और फाइबर्स क्या है? कम है। और ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसको 2 भागों में विभक्त किया गया है, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। ठीक है। और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसमें उल्टा हो गया है, यहां मोर मैट्रिक्स थी, यहां मोर फाइबर्स हैं। यहां पर क्या है? मोर मैट्रिक्स लेस मैट्रिक्स, लेस फाइबर्स मोर फाइबर्स। क्लियर। तो यहां पर फाइबर ज्यादा है, मैट्रिक्स क्या है? कम है। ठीक है।
और डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब सघन संयोजी ऊतक या सघन योजी ऊतक। और इसको दो भागों में विभक्त किया गया है, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को फिर से दो भागों में विभक्त किया गया है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब तरल संयोजी ऊतक और कंकालीय संयोजी ऊतक। जैसे कि नेम शो कर रहा है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है, कंकालीय कनेक्टिव टिश्यू है, उसकी मैट्रिक्स कैसी है, सॉलिड है और मिनरलाइज्ड है, जैसे कि कार्टिलेज और बोन्स। उपयुक्त समय आएगा तब मैं आपको उपास्थि और अस्थि पढ़ाऊंगा। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि नेम शो कर रहा है कि लिक्विड एंड फाइबर फ्री मैट्रिक्स होती है इसकी कैसी है, लिक्विड एंड फाइबर फ्री मैट्रिक्स है, लिक्विड एंड फाइबर फ्री मैट्रिक्स है। एग्जांपल क्या है, ब्लड और लिम्फ यानी कि रक्त और लसिका। अब देखो सबसे पहले में लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर मैट्रिक्स ज्यादा है और फाइबर कम है, उसमें सबसे पहला भाग पढ़ाने जा रहा हूं और वो कौन सा, एरियोलर, और बाद में हम पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतराली योजी ऊतक। तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये शरीर में सर्वाधिक फैला हुआ ऊतक है, ये शरीर में, हमारे शरीर में सर्वाधिक फैला हुआ क्या है, ऊतक है। और इसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू या स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं क्योंकि ये उसी का भाग है, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू या स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इस ऊतक में सर्वाधिक अंतराकोशिकीय अवकाश उपस्थित है, तभी तो अंतराली योजी ऊतक कहा है इसको। इसमें बहुत सारे क्या है, अंतराकोशिकीय अवकाश उपस्थित है, मेनी इंटरसेलुलर स्पेसेस उपस्थित है। और इस ऊतक में जो कोलेजन तंतु के समूह है, आप वैसे भी जानते हो कि अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि कोलेजन तंतु हमेशा समूह में पाए जाते हैं। तो इस ऊतक में कोलेजन तंतु के जो समूह है, कोलेजन तंतु के जो समूह है वो अनियमित रूप से क्या रहते हैं, वितरित रहते हैं, इर्रेगुलर वितरित रहते हैं, जिससे उनके बीच में अवकाश बन जाते हैं। क्या कहा मैंने, इस ऊतक में कोलेजन तंतु के समूह जो होते हैं वो अनियमित रूप से वितरित रहते हैं, जिसके कारण उनके बीच में अवकाश बन जाते हैं। और इन अवकाशों को क्या कहते हैं, एरियोली कहते हैं। इन अवकाशों को क्या कहते हैं, एरियोली कहते हैं। और इस एरियोली के नाम से क्या बन गया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। बात समझ में आ रही है, कोलेजन तंतु के समूह अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, जिससे उनके बीच में अवकाश बन जाते हैं। इन अवकाशों को एरियोली कहते हैं और एरियोली के कारण इस ऊतक का नाम क्या पड़ गया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोली में ये जो एरियोली है, राइट, जो अवकाश है, उनके एरियोली में योजी ऊतक के अन्य घटक भी पाए जाते हैं। एरियोली में जो अवकाश है उसमें योजी ऊतक के जो अन्य घटक है जो आपने पढ़े हुए हैं, जैसे कि फाइबर, जैसे कि सेल, जैसे कि मैट्रिक्स, वो सब भी इस एरियोली नामक जो अवकाश है उसमें पाए जाते हैं। अन्य तंतुओं में कुछ देखो, कोलेजन फाइबर्स तो है ही, लेकिन कुछ इलास्टिक फाइबर्स याद है ना, अभी पढ़ा था अपन ने, येलो फाइबर्स, कुछ इलास्टिक फाइबर्स उपस्थित होते हैं। लेकिन याद रखना रेटिकुलर फाइबर्स तो होते ही नहीं है, रेटिकुलर फाइबर्स होते ही नहीं है। कोशिका में, इनकी जो कोशिकाएं हैं, इस टिश्यू की जो कोशिकाएं हैं, उस कोशिकाओं में फाइब्रोब्लास्ट सेल पढ़ा दिया है मैंने, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स व मैक्रोफेजेस अधिक संख्या में उपस्थित है। और जो एरियोली है, जो कि अवकाश है, उसमें रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स और तंत्रिका तंतु भी उपस्थित है। और रक्त वाहिनियां तो नेचुरल है कि इस ऊतक में रक्त संचरण भी क्या होगा, उपस्थित होगा, क्योंकि रक्त वाहिनियां। अब यहां पर देखो ये कहां पर पाया जाता है, ये देखो उदाहरण दे रहा हूं मैं, टेला सबक्यूटेनिया, थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है। टेला सबक्यूटेनिया त्वचा के नीचे, सबक्यूटेनिया मतलब त्वचा के नीचे, टेला सबक्यूटेनिया त्वचा के नीचे अंतराली योजी ऊतक की बनी पतली सतत परत है जो त्वचा को पेशी स्तर से जोड़ती है, जो त्वचा को पेशी स्तर यानी कि पेनिकुलस कोरोनोसिस से जोड़ती है। वापस बोल रहा हूं, टेला सबक्यूटेनिया त्वचा के नीचे अंतराली योजी ऊतक की बनी है। टेला सबक्यूटेनिया कहां पाई जाती है, त्वचा के नीचे अंतराली योजी ऊतक की बनी एक पतली सतत परत है जो त्वचा को पेशी स्तर से जोड़ने का काम करती है। अतः स्तनधारियों की संपूर्ण त्वचा दृढ़ता से पेशी से क्या रहती है, दृढ़ता से पेशी स्तर से जुड़ी रहती है। तो ये जो टेला सबक्यूटेनिया जो है, जो कि त्वचा के नीचे है, जो त्वचा को पेशी स्तर से जोड़ती है, वो एक अंतराली योजी ऊतक की बनी हुई है। इतना ही नहीं, जो सब म्यूकोसा, अधश्लेष्मिका, सब म्यूकोसा ऑफ ट्रेकिया यानी कि श्वास नली,
ब्रोंकाई और इंटेस्टाइन, राइट। किस किस की सबम्यूकोसा, किस किस की अधश्लेष्मिका, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और आंत की जो अधश्लेष्मिका है वहां पर भी यह अंतराली योजी ऊतक उपस्थित है। एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम एकल पेशी तंतु, केवल एक पेशी तंतु के चारों तरफ मिलने वाला आवरण, राइट, एंडोमाइसियम। वहां पर भी कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो एंडोमाइसियम एकल पेशी तंतु के चारों तरफ मिलने वाले आवरण को हम एंडोमाइसियम कहते हैं। एंडोमाइसियम के अंदर कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू या अंतराली योजी ऊतक। और पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम पेशी तंतु समूह, पेशी तंतु का जो समूह है फेसिया, उसके चारों तरफ जो उपस्थित आवरण है उसको पेरीमाइसियम कहते हैं। तो ये जो पेरीमाइसियम नामक आवरण जो है उसमें भी कौन सा है, अंतराली योजी ऊतक या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो ये तो हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू का एरियोलर टिश्यू। अब हम पढ़ते हैं कौन सा, एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग आ रहा है, वो कौन सा है, एडिपोस टिश्यू। अब देखो सेकेंड वाला पढ़ते हैं, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, वसा योजी ऊतक। मतलब सीधा सीधा इसका संबंध किससे है, वसा से, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, वसा योजी ऊतक। अब वास्तव में जो एडिपोस टिश्यू है ना, ये एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ही रूपांतरण है। और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या थे, अवकाश थे जिनको हमने एरियोली कहा था। लेकिन यहां पर जो एरियोली है एडिपोस टिश्यू के अंदर, एरियोली में मेजर कंपोनेंट जो है वो एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिनको कहते हैं वसा कोशिकाएं या एडिपोसाइट्स। समझ में आ रहा है, एडिपोस टिश्यू वैसे तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ही रूपांतरण है, लेकिन इसमें जो एरियोलाई होते हैं उनके अंदर जो मेजर कंपोनेंट है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है वो वसा कोशिकाएं या एडिपोसाइट्स होती है। अच्छा, और ये जो वसा कोशिकाएं जैसे कि नेम शो कर रहा है वो किसको स्टोर करेगी, फैट को स्टोर करेगी। अच्छा, एक चीज खास बात ये रखनी, इफ दिस टिश्यू इज ट्रीटेड विद एल्कोहल, मानो कि इसको एल्कोहल से क्या करते हैं, ट्रीट करें, मानो कि इस ऊतक को आप एल्कोहल से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से क्या करें, ट्रीट करें, तो जो फैट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। फैट विल डिसॉल्व कंप्लीटली एंड एडिपोसाइट्स, वो जो एडिपोसाइट्स है वसा कोशिकाएं, विल बिकम वैक्यूलेटेड। मतलब जो एडिपोसाइट्स है वो रिक्तिकामय हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सारा का सारा जो फैट है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और यदि एडिपोसाइट्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स किस प्रकार की है उस आधार पर हम जंतुओं में देखते हैं कि कितने प्रकार की वसाएं पाई जाती है, 2 प्रकार की वसाएं पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे बहुत काम आने वाली चीज है। 2 प्रकार की वसाएं, एक तो व्हाइट फैट और दूसरी जो है वो कौन सी है, ब्राउन फैट। ठीक है, अब व्हाइट फैट का जो निर्माण है, क्योंकि एडिपोसाइट्स के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है ना एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का, तो इसका निर्माण मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट से होता है। किससे होता है, हमने पहले एडिपोसाइट सेल पढ़ चुके हैं हम लोग, तो मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट से किसका निर्माण हुआ है, व्हाइट फैट का हुआ है, जिसमें एक बड़ी केंद्रकीय वसा गोलिका होती है। मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट सेल से किसका निर्माण हुआ, व्हाइट फैट का। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, तो इसमें एक बड़ी केंद्रीय वसा गोलिका, 1 सेंट्रल फैट ग्लोब्यूल होता है। तो नेचुरल है कि जब केंद्र भाग में एक बड़ी वसा गोलिका है तो कोशिका द्रव्य परिधि के ऊपर होगा और कम मात्रा में होगा, और केंद्रक भी कहां पर चले जाएगा, परिधि के ऊपर। अब कोशिका द्रव्य कम मात्रा में होने के कारण जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो भी कम मात्रा में होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा तो ये जो व्हाइट वसा है, व्हाइट फैट है, ये ऊर्जा भी क्या करेगी, कम मुक्त करेगी। और अमूमन ये देखा गया है कि हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी उपस्थित है वसा, यही कौन सी, व्हाइट फैट है। हमारे शरीर के अंदर व्हाइट फैट ही ज्यादा है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, पेनिकुलस एडिपोसिस। पेनिकुलस एडिपोसिस त्वचा के नीचे संग्रहित वसा की पतली सतत परत, जिसे मानव में त्वचा की हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, जानते हो ना, एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है, हाइपोडर्मिस। तो त्वचा के नीचे संग्रहित वसा की पतली सतत परत, जिसे मानव में त्वचा की हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। तो ये पेनिकुलस एडिपोसिस वास्तव में एक व्हाइट फैट का उदाहरण है। फिर दूसरे बहुत सारे उदाहरण देते हैं, तिमी वसा, ब्लबर तो आपने सुना होगा, त्वचा के नीचे संग्रहित वसा का अत्यधिक मोटा स्तर क्या कहलाता है, ब्लबर। ब्लबर किस किस में पाया जाता है, वेल के अंदर, सील के अंदर, एलिफेंट के अंदर। सबसे मोटी जो तिमी वसा है
वो ब्लू व्हेल के अंदर पाई जाती है। ब्लू व्हेल के अंदर त्वचा के नीचे जो ब्लबर है उसका जो है कितनी मोटाई है, 80 सेंटीमीटर मोटाई है, तो ये भी व्हाइट फैट है। हम्प ऑफ केमल, ऐसा कहा जाता है कि केमल जो होता है, ऊंट जो होता है, उसकी कुबड़ के अंदर बहुत वसा होती है, वो भी व्हाइट फैट का उदाहरण है। येलो बोन मैरो, आगे चलकर मैं आपको बोन मैरो पढ़ाऊंगा तो दो तरीके के बोन मैरो पढ़ाएंगे, रेड बोन मैरो, राइट। तो येलो बोन मैरो जो होता है उसके अंदर क्या है, व्हाइट फैट होता है। टेल ऑफ मेरिनो शिप, एक मेरिनो भेड़ होती है, भेड़ की किस्म है मेरिनो शिप, उसकी पूंछ में भी कौन होती है, व्हाइट फैट। तो ये सब उदाहरण ये समझाने के लिए कि व्हाइट फैट कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। अब आ जाओ ब्राउन फैट। अब अंतर स्पष्ट भी कर लेना है, व्हाइट फैट में कौन सी एडिपोसाइट थी, मोनोल्यूक्युलर, यहाँ पर कैसी मल्टीलोक्युलर एडिपोसाइट। तो मल्टीलोक्युलर तो ये बात तय है कि इसमें अनेक छोटी छोटी वसा गोलिकाएं होगी, अनेक छोटी छोटी क्या होगी, वसा गोलिकाएं। यहाँ एक बड़ी थी, वहां अनेक छोटी छोटी वसा गोलिकाएं जो केंद्र के चारों ओर कोशिका द्रव्य में क्या रहती है, बिखरी रहती है। केंद्र के चारों ओर कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है, और यहाँ पर कोशिका द्रव्य की मात्रा भी क्या है, अधिक है। तो नेचुरल है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या हो जाएगी, अधिक। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी तो ऊर्जा भी अधिक प्रदान करेगी। तो ऐसा माना जाता है कि ब्राउन फैट 20 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है, किससे, व्हाइट फैट के कंपैरिजन के अंदर। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि ब्राउन कलर, ये जो ब्राउन फैट है उसका कलर ब्राउन क्यों है। तो एक पिगमेंट की उपस्थिति के कारण, और उसका नाम क्या है, साइटोक्रोम पिगमेंट। आमतौर पर देखा गया है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, में भूरी वसा उपस्थित होती है, और ये शीत के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाती है। ये उनको जो शीत के प्रति प्रतिरोधकता, राइट, मतलब कोल्ड रेजिस्टेंट देने का क्या करती है, काम करती है। इतना ही नहीं, ये जो ब्राउन फैट है वो रोडेंट्स के अंदर देखने को मिलती है। रोडेंट समझते हो ना, जैसे चूहा, छछूंदर, शिव, स्क्वायरल, गिलहरी, उनके अंदर भी ये पाई जाती है। और कई सारे ऐसे स्तनधारी हैं जो शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं। जानते हो ना, शीत निष्क्रियता का मतलब क्या होता है, हाइबरनेशन। कुछ ऐसे स्तनधारी जो शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं, वे भी स्टोर्ड ब्राउन फैट से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उनके अंदर भी क्या होती है, ब्राउन फैट स्टोर्ड रहती है, और उससे ये क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्लियर। तो आज हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स में जो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, राइट, उसको हमने पढ़ लिया है। अब जो बाकी के जो दो टिश्यूज हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ताकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।